सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो आज हम पाठ देखने जा रहे हैं कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान। पाठ का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो आज देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको जो कथन दिए गए हैं आपको बताना कि इन कथनों में से गलत कौन सा है। तो वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहला है, इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। तो वर्चस्व का मतलब क्या है। यह कह रहा है कि वर्चस्व का मतलब है किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य, प्रधानता। ब, इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। है, वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। द, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। इनमें से आपको बताना गलत कौन सा है। तो देखिए है ना, तो इसका अर्थ है किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। तो बिल्कुल सही है यह तो, क्योंकि वर्चस्व का मतलब किसी देश की अगुवाई या प्राबल्य होता है। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए थे इसे वर्चस्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजय होती है। बिल्कुल, वर्चस्वशील देश होता है उसकी सैन्य शक्ति अजय होती है। द, वर्षों की स्थिति नियत होती है। नहीं, यानी वर्षों की स्थिति नियत नहीं होती है। मान लीजिए कि एक देश आज अमेरिका है, अमेरिका का वर्चस्व है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दूसरे देश का वर्चस्व हो। इसी प्रकार से पीछे भी बहुत सारे जो देश हैं उसका वर्चस्व रहा है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा है एथेंस है। तो इस प्रकार से, तो जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, यह बात गलत है। क्योंकि वर्चस्व की स्थिति हमेशा नियत नहीं होती है, बदलती रहती है। कभी कोई देश वर्चस्वशील हो जाता है और कभी दूसरा देश वर्चस्वशील हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, वर्षों की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व स्थापित कर लिया या वर्चस्व कायम कर लिया उसने मानो हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। यह कथन गलत है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा द। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समकालीन विश्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह भी यहां पर पूछ रहा है कि आपको गलत कथन बताना कि इसमें से कौन सा कथन है गलत है। ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। ब, अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। स, विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। द, जो देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। हाँ तो विद्यार्थियों, इन चारों कथनों में से गलत कथन बताना है। तो देखिए, ऐसी कोई विश्व मौजूदा सरकार नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ के द्वारा देशों के व्यवहार पर अंकुश रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की ही चलती है। बिल्कुल सही है। विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शक्तिशाली देश हैं वो कमजोर देशों पर बल प्रयोग करते हैं। जो देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। बिल्कुल यह भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें गलत हो जाएगा कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देशों के व्यवहार पर अंकुश रखा जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी आपको गलत कथन बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। क्या है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी इराकी मुक्ति अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है। इराक पर हमला करने की इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। ब इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ली गई थी। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से चुनौती नहीं मिली। यह कह रहा है कि आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन गलत है। यानी इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से चुनौती नहीं मिली थी। तो इसमें से आपको गलत कथन कौन सा लगता है। तो विद्यार्थियों इसमें हो जाएगा उत्तर इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। यानी इराक पर हमला करने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं ली गई थी। तो इसमें सही हो जाएगा इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। यह गलत हो गया और बाकी बिल्कुल सही है। क्योंकि इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया था कि हमला वो इराक के सामूहिक संहार के जो हथियार उसको बनाने से रोकने के लिए किया गया है। और इराक पर हमला करने के इच्छुक जो अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से देश भी ज्यादा शामिल हुए थे। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से कड़ी चुनौती मिली थी, यह कह रहे नहीं मिली थी। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा उत्तर सही। हाँ तो विद्यार्थियों अब देते हैं आज के पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित मेल बिठाइए। तो आपको जो 2 वर्ग दिए जाएंगे उन वर्गों में मेल बैठाना है। पहला है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग थी। दूसरा है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन था। तीसरा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या सूडान पर मिसाइल से हमला था। चौथा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या प्रथम खाड़ी युद्ध था। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में मेल बैठाना है। तो हम मेल बैठाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच इनमें से क्या था। तो हम देखेंगे कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच सूडान पर मिसाइल से हमला था। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था, सूडान पर मिसाइल से हमला इनफाइनाइट रिच था। अगला है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग थी। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग थी। तालिबान कहां सक्रिय है, अफगानिस्तान में सक्रिय है तालिबान। तो तालिबान अफगानिस्तान से संबंधित है। तीसरा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। तो देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। तो देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990-91 में, कब है 1990-91 में शुरू हुआ था और 91 तक चला था। तो देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990-91 में अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों की फौज ने
इराक पर हमला कर दिया और इराक को परास्त कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नवीन विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। किसे? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी प्रथम खाड़ी युद्ध को किसकी संज्ञा दी गई? कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज भी हुई थी और यह एक वीडियो गेम वार के रूप में तब्दील हो गया। तो यह क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इसमें 34 देशों से अधिक जो सैनिकों की फौज थी उन्होंने भाग लिया था और इनमें से 6,60,000 के लगभग सैनिकों ने इराक पर हमला कर दिया था और इराक को परास्त कर दिया। दूसरा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? इराक पर हमले के इच्छुक देशों का एक गठबंधन था। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें सन 2003 में अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कोड नाम से एक इराक पर सैन्य हमला किया था। अमेरिकी अगुवाई वाले कोalition ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमले की अनुमति इसमें नहीं दी थी। तो इस प्रकार से इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो पहला है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की खालिस्तान प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी? अमेरिका की है। तो बताना कि वो हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 21%। कितने प्रतिशत है? 21% हिस्सेदारी विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की है। अगला रिक्त स्थान है, 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित खालिस्तान सेंटर पर हमला हुआ था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में स्थित उस सेंटर का नाम बताना जिस पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। तो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कौन सा था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगला है, खालिस्तान अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर कब्जा जमा लिया। किसने? इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो यह बात कब की है? यह बात है 1990 की। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने थोड़ा पीछे वाले जो मिलान पद थे उसमें हमने देखा था कि ऑपरेशन जो डेजर्ट स्टॉर्म चला गया था 1990-91 में, तो उसमें इसका यही कारण था कि इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया था और उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। उस अभियान में 34 देशों से ज्यादा 6,60,000 से ज्यादा सैनिकों ने हमला किया था इराक पर और उसे परास्त कर दिया था। तो वो 1990-91 की बात है। तो 1990 अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। खालिस्तान में जापानियों ने खालिस्तान पर हमला किया। तो आप क्वेश्चन बताने किस सन में जापानियों ने किस पर हमला किया था? तो हो जाएगा 1941 में। 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। पर्ल हार्बर पर कब? 1941 में। अगला रिक्त स्थान है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की खालिस्तान प्रतिशत की हिस्सेदारी है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी ये तो आ गया, कितने प्रतिशत है? 21%। ये तो ऊपर भी पूछ लिया, तो हो जाएगा 21%। सही है। अगला है, शीत युद्ध के बाद अधिकतर मामलों में यूएन द्वारा चुप्पी साध लेना एक नाटकीय फैसला था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने खालिस्तान की संज्ञा दी। तो शीत युद्ध के बाद अधिकतर मामलों में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चुप्पी साध ली और इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या संज्ञा दी थी? इसको कहा था नई विश्व व्यवस्था। क्या कहा गया था? नई विश्व व्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि नई विश्व व्यवस्था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्षों यानी शक्ति का एक केंद्र होना, वर्षों का मतलब शक्ति का एक केंद्र होना का युग कब प्रारंभ हुआ?
तो अमेरिकी वर्षों यानी शक्ति का केंद्र होना यह युग कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए सन 1991, सन 1991 से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी। तो जो संसार की द्विध्रुवीय व्यवस्था थी अमेरिका और रूस है, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस प्रतिनिधि अमेरिका का नहीं बचा, तो इस प्रकार से विश्व की जो व्यवस्था वो एक ध्रुवीय हो गई। तो 1991 से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी वर्षों का युग प्रारंभ हो गया था। तो देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसके बाद में यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। अगला प्रश्न है, हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ, हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा जाता है? तो हाईवे ऑफ डेथ यानी मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा जाता है? कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ कहा गया है। कहाँ? कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ कहा गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हमला न करने की अनुमति लेने के बावजूद सूडान व अफगानिस्तान स्थित अल-कायदा के ठिकानों पर हमले करवाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हमला न करने की अनुमति लेने के बावजूद सूडान व अफगानिस्तान पर अल-कायदा के ठिकानों पर क्या करवाए? हमले करवाए गए। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? तो आपको बताना कि इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था। कब है? अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हमला न करने की अनुमति देने के बावजूद भी सूडान व अफगानिस्तान पर अल-कायदा के ठिकानों पर हमले करवाए गए। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। यह पीछे भी आ चुका है, जो मिलान पत्र थे उसमें हमने इसको देखा था कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इराक ने कुवैत पर हमला कब किया? यह भी पीछे आ चुका है। तो देखिए इराक ने कुवैत पर हमला करके और उस पर कब्जा जमा लिया था। कब है? यह बात है सन 1990 की। तो 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, अपने राज्य में मिला लिया। कब है? 1990 में। अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय का क्या नाम है? तो हो जाएगा पेंटागन। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्षों के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखो। तो अमेरिकी जो वर्षव है उसमें आपको 4 क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो देखिए, पहला है राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है, सैन्य क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है, आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अमेरिका का वर्चस्व है। तो सैन्य शक्ति है उसको अमेरिका की ताकत की रीढ़ माना जाता है। किसको? सैन्य शक्ति को अमेरिका की जो ताकत है उसकी रीढ़ माना जाता है सैन्य शक्ति को। सैन्य क्षेत्र है, मजबूत क्षेत्र है। अगला है, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के तंत्र के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी, देखना प्रश्न देखना, विश्वव्यापी दे रखना। तो विश्वव्यापी युद्ध के तंत्र के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके लिए? यानी आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध तंत्र के रूप में चलाया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न भी हमने पहले पढ़ा था, उस जो मिलान पद थे वहां पर हमने व्याख्या में देखा था। तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था? कौन सा? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है, वो अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन के आदेश से यह अभियान है वो जारी किया गया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से पारित किया गया, जारी किया गया था? तो वह है बिल क्लिंटन। अगला प्रश्न है, हेगेमनी का क्या अर्थ है? हेगेमनी शब्द इसका क्या अर्थ है? तो देखिए विद्यार्थियों, हेगेमनी शब्द का अर्थ हो जाएगा किसी एक राज्य का नेतृत्व अथवा वर्चस्व। हेगेमनी शब्द का अर्थ हो जाएगा किसी एक राज्य का नेतृत्व अथवा वर्चस्व। इस शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। तो हेगेमनी शब्द इसकी जड़ें कहाँ हैं? इस शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में। अगला प्रश्न है, अमेरिका की संस्थागत ताकत का एक उदाहरण दीजिए। तो अमेरिका की जो संस्थागत ताकत है उसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका एक उदाहरण हो जाएगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो अकादमिक डिग्री है, वो अमेरिका की संस्थागत ताकत का एक उदाहरण है। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं आज के पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना कब व कहां हुई थी? संसार के पहले बिजनेस स्कूल की स्थापना कब की गई और कहां हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉर्टन स्कूल के नाम से सन 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। दोबारा देखना, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना कब व कहां हुई थी? तो विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉर्टन स्कूल के नाम से 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए थे? ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। तो ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए थे? ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। तो अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली है ब्रेटन वुड प्रणाली, तो आज भी यह विश्व की अर्थव्यवस्था है उसकी बुनियादी संरचना काम कर रही है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, नागरिक परमाणु समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो नागरिक परमाणु समझौता उन जिन दो देशों के बीच हुआ था उन दो देशों का नाम लिखने तो हो जाएगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच में नागरिक परमाणु समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम है सी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान किन दो देशों के मध्य बफर राज्य है? बफर राज्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, अफगानिस्तान रूस से अलग हुए मध्य एशियाई राष्ट्रों ईरान तथा भारत पाक के मध्य बफर राज्य है। तो अफगानिस्तान वो किन देशों के बीच में बफर राज्य है? तो अफगानिस्तान है रूस से जो पृथक एशियाई राष्ट्र हुए थे वो, इसके अलावा ईरान तथा भारत और पाक के मध्य बफर राज्य है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका और भारत देश। अगला प्रश्न है, अमेरिका और भारत देश के बीच संबंध
किस प्रकार के संबंध हैं, किसके बीच में, अमेरिका और भारत देश के बीच में संबंध। तो देखिए क्या किस प्रकार से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का जो निर्यात है उसका 65% है, किसको जाता है, अमेरिका को जाता है। दूसरा, बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। तो देखिए अमेरिका में जो बोइंग है उसमें जो कर्मचारी हैं उसमें जो 35% तकनीकी कर्मचारी हैं वो कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं। तीसरा, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। तो सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय लोग काम करते हैं, 3 लाख भारतीय लोग सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है भारत और अमेरिका के बीच किस प्रकार के संबंध हैं। चौथा देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की। तो उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी यदि 15% जो कंपनी हैं उनकी शुरुआत अमेरिका में बसे किसने की थी, भारतीय लोगों ने की थी। तो इस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ये सब बातें दृढ़ संबंधों को इंगित करती हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज के पाठ समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्षों के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले पाठ वीडियो में इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।